ठीक है। आप अब हम लोग पढ़ेंगे धातु अधातु का पाठ 3। क्या पढ़ेंगे? धातु अधातु का पाठ 3, जिसमें हम लोग यहाँ पे वीडियो मेरा कट गया था जहां हम बता रहे थे कि आयनिक बंधन यानी कि वैद्युत संयोजक बंधन और सहसंयोजक बंधन में क्या अंतर है। क्या जी? तो हम लोग पढ़ रहे थे अगला टॉपिक में आयनिक बंधन। ध्यान समझिएगा, आयनिक बंधन को ही हम लोग क्या कह रहे थे? वैद्युत संयोजक बंधन कहे थे। बोले थे कि नहीं बोले थे? इसी को हम लोग बोलते हैं वैद्युत संयोजक बंधन। और हम लोग दूसरा चीज पढ़ रहे थे, है ना, किसका माने अंतर? तो सहसंयोजक बंधन में अंतर। किसमें अंतर? सहसंयोजक बंधन में अंतर। कहीं कट उठ नहीं ना रहा है बाबू? सहसंयोजक बंधन में अंतर। ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। कोशिश हमारी होती है कि आपको बहुत आसानी से समझा दें, है ना। तो चलिए इसके बारे में बढ़िया समझ लीजिए। तो आपने पढ़ा था कि इस समीकरण का माने इस सूत्र, इसमें जो सूत्र का निर्माण होता है, रासायनिक सूत्र का जो निर्माण होता है, तो उसमें दो चीज भाग लेते हैं, एक धातु और दूसरा अधातु। तो हम इसको लिख सकते हैं कि यह धातु एवं अधातु के मेल से बनता है। इसमें पहला अंतर क्या लिख सकते हैं कि यह धातु एवं अधातु के मेल से बनता है। अधातु के मेल से बनता है। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? बताइए। मेल से बनता है, यानी कि अगर आप रिएक्शन करेंगे ना तो एक हम धातु ले लेंगे और एक अधातु ले लेंगे। जहां पे भी अगर आपको रासायनिक सूत्र में अगर एक धातु दिखाई दे तो उसका निर्माण हुआ होगा वैद्युत संयोजक बंधन से। कैसे हुआ होगा? वैद्युत संयोजक बंधन से, या उसी को हम लोग बोलते हैं आयनिक बंधन से। जबकि सहसंयोजक बंधन का निर्माण कैसे होता है? अधातु और अधातु के मेल से। इसका जब भी होगा मेल तो कैसे लिखेंगे इसमें कि यह अधातु एवं अधातु के, यह अधातु एवं अधातु के मेल से बनता है। कोई दिक्कत है? तो ये भी एक अंतर हो गया। यानी कि इसमें जो अभिक्रिया हम लोग कराते हैं वह अधातु और अधातु के बीच कराते हैं। कैसे कराते हैं? अधातु अधातु के बीच ही हम लोग मेल कराते हैं। दूसरा अंतर देख लीजिए बहुत ध्यान से। आपने अभी देखा था कि इसमें इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण होता है, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? तो लिखेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण होता है। पूर्ण स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉन का इसमें पूर्ण स्थानांतरण होगा, लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। साझा होता है। और इस बात को और बढ़िया से समझने के लिए इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिए, बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। सहसंयोजक बंधन और आयनिक बंधन मेरा देख लीजिए, बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो ये हो जाता है। देखिए, यह आयनों से बना होता है। यह किसी से बनेगा? आयन से। आयनों से बना होता है। आयन बोले तो आयनों से बना होता है। यानी कि आपने पढ़ा था कि आयन जो होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करके या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके ही आयन का निर्माण होता है। जैसे सोडियम के बारे में आपने पढ़ा था कि सोडियम जो होता है से क्या करता है? तो सोडियम जो है से 11 है, उसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अष्टक नियम को पूरा करने के लिए यह एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, और इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है तो इस पर क्या प्लस का चार्ज आ जाता है। वहीं पे अगर आप Cl को देखिएगा तो इसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। क्योंकि इसकी परमाणु संख्या 17 है, इलेक्ट्रॉन इसमें 17 है। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 7, है कि नहीं। तो यह 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर लेता है। तो जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा तो इस पर एगो माइनस चार्ज आ जाएगा, और दोनों आपस में वैद्युत संयोजक करते हैं। विद्युत द्वारा इसमें करंट प्रवाहित होता है, तो यह बना देता है NaCl। क्या बना देता है? NaCl। इसमें जो बनता है यह आयन नहीं होता है। इसके जो माने कह सकते हैं कि परमाणु होते हैं वह उदासीन होते हैं। यह उदासीन परमाणु के मेल से बनता है। यह उदासीन परमाणु के मेल से बनता है। उदासीन परमाणु के मेल से बनता है। क्या जी कोई दिक्कत है? यह उदासीन परमाणु के मेल से बनता है। जैसे हम लोग देखते हैं CO2, क्या देखते हैं? CO2। तो CO2 का जो निर्माण होता है C+O2, यानी क्या बनाता है? CO2। और इसमें अगर आप देखिएगा तो कार्बन होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है,
ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। और कार्बन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये साझा करता है, ये अपना 8 गो पूरा कर लिया, 8 गो पूरा कर लिया, और 8 गो इसका भी अपना पूरा हो जाता है। और इस प्रकार से ये साझा बनाता है। जो भी इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं या जो भी इसके पहले वाला क्लास को छोड़ दिए हैं उनको समझ में नहीं आएगा, है कि नहीं? इसलिए पहले क्लास पार्ट 2 आपको देखना बहुत जरूरी है, तभी आपको ये सब समझ में आएगा। तो अब देख लीजिए, ये 3 अंतर हो गया। और क्या अंतर हो सकता है उसको समझ लीजिए। यह जल में घुलनशील है बाबू, चूंकि देखिए नमक है, नमक को पानी में लीजिएगा तो घुलेगा कि नहीं घुलेगा? तो नमक पानी में आसानी से घुल जाता है। तो यह जल में क्या है? घुलनशील है। देखिए ध्यान से, यह जल में घुलनशील है। यह जल में क्या है? घुलनशील है। और घुलनशील है तथा कार्बनिक विलायक में अघुलनशील होगा। तथा अगर उसमें कहीं से भी कार्बन का घुल होगा ना, तो उसमें अगर घुलाने की कोशिश कीजिएगा तो उसमें यह जल्दी नहीं घुलेगा। यानी कि कहते हैं कि तथा यह कार्बनिक विलायक में अघुलनशील है। कार्बनिक विलायक में अघुलनशील है। विलायक में अघुलनशील है। अघुलनशील है। आप देखिएगा, पानी में घुलने ही की वजह से इसमें करंट प्रवाहित होता है, आपको बताए थे ना। इसलिए आप देखिएगा, अर्थिंग विर्थिंग में आप लोग नमक उमक का इस्तेमाल करते हैं पानी का घोल डाल करके, समझे कि नहीं? लेकिन अगर उसमें पहले ही से कोई कार्बनिक विलायक होगा, कार्बन उसमें मिला हुआ होगा, जिस विलायक में कार्बन की मौजूदगी होगी उसमें यह नहीं घुलेगा, उसमें यह नहीं घुलेगा। समझ में आ गई बात सबको? अब देख लीजिए, जबकि इसमें अगर देखिएगा सहसंयोजक बंधन वाले में, तो सहसंयोजक बंधन वाले में यह कार्बनिक में घुलनशील रहेगा लेकिन जल में नहीं घुलेगा। यह कार्बनिक है ना विलायक में, यह कार्बनिक विलायक में घुलनशील होता है, घुलनशील होता है, परंतु जल में नहीं, परंतु जल में नहीं। याद रखिएगा, जल में ये सब नहीं घुलेंगे। लेकिन हाँ, मैंने देखिए, सहसंयोजक बंधन वाले जो होते हैं यौगिक, वह जल में नहीं घुलेगा। याद रखिएगा। जैसे आप कोयला ले लीजिए, कोयला को जल में घुलाइएगा तो घुलेगा? कोयला जल में घुलता है कहीं? तो नहीं घुलेगा, है ना। लेकिन कार्बनिक विलायक रहेगा तो उसमें क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। लेकिन अपवाद है, जैसे देखिए अपवाद में क्या लिखेंगे? जैसे चीनी, चीनी क्या है? चीनी में जो है C12H22O11 को ले लीजिए, ये अपवाद है। चीनी भले सहसंयोजक बंधन है ना। चीनी कैसा है? सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन किसे कहेंगे? अधातु अधातु, कार्बन भी अधातु, हाइड्रोजन भी अधातु, ऑक्साइड भी अधातु, तो सब अधातु है, तो इसको हम लोग कहेंगे सहसंयोजक बंधन। लेकिन सहसंयोजक बंधन है तो इसको तो जल में नहीं घुलना चाहिए था, इसको जल में घुलना चाहिए था, नहीं घुलना चाहिए था, लेकिन चीनी तो जल में घुल जाता है, इसलिए इसको अपवाद कहे हैं। इसलिए क्या कहे हैं? अपवाद, कि यह सहसंयोजक बंधन का यौगिक है लेकिन फिर भी जल में घुल जाता है, तो इसको अपवाद में कहेंगे। यही नहीं, आप ग्लूकोज को देख लीजिए, C6H12O6 है कि नहीं? C6H12O6 ये भी क्या हो जाता है? पानी में घुल जाता है, जबकि इसको घुलना नहीं चाहिए था, है कि नहीं? तो इसीलिए ना अपवाद में रखे हैं, इसीलिए ना इसका बार बार नाम ले रहे हैं कि इसको घुलना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी क्या हो जाता है? घुल जाता है, इसलिए ये क्या है? अपवाद है। समझे कि नहीं? तो जितना भी आपका आयनिक बंधन होगा ना, वो सब पानी में घुल जाएगा, लेकिन कार्बनिक विलायक में नहीं घुलेगा। लेकिन इसमें क्या होगा? सभी कार्बनिक विलायक में घुलेगा, जल में नहीं घुलेगा। लेकिन दो गो अपवाद है, एगो चीनी एगो ग्लूकोज, कि ये सहसंयोजक बंधन होते हुए भी पानी में घुल जाता है। क्लियर हो गया? अब देखिए, यहां पर आप देखिए, इस बात को समझिएगा। देखिए, नमक को आप ले लीजिए, नमक में करंट प्रवाहित कीजिए, क्या करंट प्रवाहित होगा? नहीं होगा। लेकिन उसी नमक को क्या कीजिए? पानी में घोल दीजिए, उसी नमक को क्या कीजिए? पानी में घोल, तब करंट प्रवाहित कीजिए, होगा कि नहीं होगा? तो ठोस अवस्था में यह विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन द्रवित अवस्था में यह विद्युत का क्या हो जाता है? सुचालक। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जब नमक ऐसे ही है, उसमें करंट प्रवाहित कीजिएगा तो करंट प्रवाहित नहीं होगा, लेकिन जैसे उसका पानी का घोल बना दीजिएगा तो करंट प्रवाहित हो जाएगा। तो इस बात को हम लिख देते हैं, जरा सा ध्यान से समझ में। कैसे लिखेंगे? कि यह ठोस अवस्था में, यह ठोस
अवस्था में विद्युत का क्या होता है? विद्युत का कुचालक। विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन जैसे ही उसको द्रव अवस्था में करेंगे, परंतु द्रव अवस्था में यह विद्युत का क्या होता है? सुचालक। विद्युत का क्या हो जाता है? सुचालक होता है। कोई दिक्कत मेरे भाई? द्रव अवस्था में क्या हो जाता है? विद्युत का सुचालक हो जाता है। और देखिए, ये जितना भी होगा ना सहसंयोजक बंधन का यौगिक, वह विद्युत का कुचालक होगा। यह विद्युत का क्या होता है? कुचालक। इससे करंट प्रवाहित नहीं होगा। यह विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक होता है। अब कोयला में पानी में डाल के रखिए, चाहे कहीं डाल के रखिए, उसे करंट प्रवाहित नहीं होगा। समझ में आ गई कि नहीं बात है? उसको ठोस अवस्था में रखिएगा तभी नहीं करंट प्रवाहित होने देगा, चाहे उसको पानी में कार्बनिक घोल में घुला दीजिएगा तभी उसको करंट प्रवाहित नहीं होगा। इसलिए तो हम बताए हैं कि आपको अगर चीनी डाल करके अगर चीनी डाल दीजिएगा तो उसमें करंट प्रवाहित नहीं होगा, और अगर उसमें नमक डाल दीजिएगा तो करंट प्रवाहित होगा। आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? आप एक विलियन बनाइए, उस विलियन में क्या कीजिए? पानी डाल दीजिए, ग्लूकोज डाल दीजिए, और पानी और चीनी का घोल बना लीजिए, उसमें से करंट प्रवाहित कीजिएगा, नहीं होगा। है कि नहीं? चूंकि वह क्या करता है? सहसंयोजक बंधन वाले जितने भी यौगिक होते हैं, है ना, वह चूंकि कार्बनिक यौगिक है, और कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वह विद्युत के क्या हो जाते हैं? कुचालक होते हैं, इसलिए उससे करंट प्रवाहित नहीं होता है। क्लियर हो गए? ये 5 अंतर आपने देखा। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, और अंतर लिखना है इसलिए इसको छोटा कर ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब ध्यान से समझ लीजिए छठा अंतर। छठा अंतर क्या कहता है उसको समझ लीजिए। छठा अंतर यह हो सकता है कि नहीं, यह विलयन में शीघ्रता से घुल जाएगा। क्योंकि भैया ये तो वैद्युत अपघटन से सब निर्माण होता है आयन का, है कि नहीं है? तो यह पानी में आसानी से जल्दी से घुल जाएगा। इस बात को आप लोग लिखना पड़ेगा कि यह विलयन में शीघ्रता से घुल जाता है। यह विलयन में शीघ्रता से घुल जाता है। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो समझा देते हैं। शीघ्रता से घुल जाता है। आप एक काम कीजिए, आप नमक ले लीजिए और चीनी ले लीजिए। एक काम कीजिए, एक गिलास लीजिए और 2 चम्मच नमक ले लीजिए। नमक को पानी में मिलाइए और एक और उतना ही गिलास में 2 चम्मच चीनी ले लीजिए, उसको घुलाइए। जल्दी कौन घुल जाएगा? सीधी सी बात है कि नमक घुलेगा। ये तो आप लोग भी जानते हैं। चिनिया को घुलने में समय लगेगा। चिनिया को घुलने में क्या लगेगा? समय लगेगा। तो शीघ्रता से कौन घुला? नमक। और नमक क्या है? आयनिक बंधन के यौगिक है। आगे समझ में सुनाई दे रहा है? तो यह विलयन में शीघ्रता से घुल जाता है, जबकि इसको अगर हम लोग करेंगे तो यह विलयन में धीरे धीरे घुलता है। यह विलयन में धीरे धीरे घुलता है। धीरे धीरे घुलता है, बल्कि आप इसको घुलाने के लिए आग ऊपर रखना पड़ता है। नहीं, इसको घुलाने के लिए आग ऊपर रखना पड़ता है, तब जाकर के घुलता है जल्दी जल्दी। ऐसे ऐसे नहीं देखते हैं हलवाई लोग को, चीनी डाल करके एकदम बेचारा खांसते रहता है एनी टाइम, है ना, जल्दी घुलवे नहीं करता है। लेकिन नमक उमक रहेगा तो क्या हो जाएगा? जल्दी से घुल जाता है। समझ में आ गई बात है? अच्छा देखिए, नमक के मिश्रण को देखिए, सबका कटिंग एक जैसा रहेगा, कोई बड़ा भी रहेगा कोई छोटा भी रहेगा। लेकिन चीनी को देखिए तो बराबर बराबर सब भाग में बटा हुआ रहेगा। समझ में आ रही है बात है? आप चीनी के साइज को देखिएगा। आप एक काम कीजिए, आपके यहाँ अथी में चीनी रखा हुआ है, बोयाम में, सब में, उसमें से 1 चम्मच चीनी निकाल और सब चीनी को बारीकी से देखिए, सबका साइज एक जैसा नजर आएगा। लेकिन वही आप नमक के देखिए तो कोई साइज रहेगा उसका? सीधी सी बात है, क्योंकि उसकी प्राप्ति समुद्र से होती है। किससे होती है? समुद्र से, है कि नहीं? लेकिन वह जो है से क्या होता है, वह तो ढेला होता है चीनी वाला, उसको कटिंग किया जाता है कि नहीं? तो सीधी सी बात है कि इसका कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होता है। इसका कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होता है। ज्यामितीय आकृति नहीं होता है। लेकिन इसमें अगर आप देखिएगा तो इसका जो है यह एक निश्चित ज्यामितीय आकृति में बनता है कि नहीं? एकदम साइज से काटा हुआ रहेगा। आप ऐसे भी नहीं देखिएगा तो आप देख लीजिएगा कि सोडियम क्लोराइड में कहीं भी हमने ऐसा काम किया कि इधर से ये ले लिया उधर से वो दे दिया, ऐसा तो हमने नहीं देखा। लेकिन आप देखिएगा मीथेन वगैरह को देखिए तो आपको समझ में आ गया, जैसे मीथेन है तो इसके चारों तरफ से कार्बन रहेगा मौजूद ऐसे, तो इसका एक निश्चित आकृति बन गया ना।
लेकिन सोडियम क्लोराइड का कोई निश्चित आकृति बन रहा था, इसका क्या निश्चित आकृति होगा? इसका तो एक निश्चित आकृति मिल गया है ना। तो इस बात को भी लिख सकते हैं कि इसका एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है, इसका एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है, आकृति होता है। आया समझ में? अब अगला अंतर देख लीजिए। देखिए इसमें क्या है, आपने भी देखा ना कि इसमें क्या है, बिंदु दिए हैं इलेक्ट्रॉन की जगह पर, इसलिए इसको बिंदु इलेक्ट्रॉन संरचना भी कह सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी इसको कहते हैं। किसको? सहसंयोजक बंधन वाले यौगिक को, है ना। सहसंयोजक बंधन में एकल बंधन बनता है, द्विबंधन बनता है, त्रिबंधन बनता है, पढ़ाए थे ना इसके पिछले वीडियो में। तो एक बंधन कैसे बना? 2 गो इलेक्ट्रॉन से। डबल बॉन्ड कैसे बना? 4 गो इलेक्ट्रॉन से, है ना। ट्रिपल बॉन्ड कैसे बना? 6 गो इलेक्ट्रॉन से। तो आपने इलेक्ट्रॉन के जगह पर या तो स्टार चिन्ह दिया या बिंदु दिया, तो इसीलिए उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कितना तरह के? 3 तरह के, है ना। एक में 2 गो इलेक्ट्रॉन का संरचना बनेगा, एक में है ना 4, एक में 6, और उसी से बंधन का निर्माण होता है। उसके पीछे वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। 8वां अंतर इसका क्या हो सकता है? यह क्रिस्टलीय आकार का होता है। कैसा होता है? क्रिस्टलीय, जिसका कोई आकार नहीं हो वह क्रिस्टलीय है ना। यह क्रिस्टलीय आकार का होता है, क्रिस्टलीय आकार का होता है। इसमें कोई आकृति माने इसका एक निश्चित आकृति होता है, इसमें हम लोग लिखेंगे कि यह क्रिस्टलीय नहीं होता है, यह क्रिस्टलीय नहीं होता, क्रिस्टलीय नहीं होता है। सीधी सी बात है, कोई आकृति नहीं इसका, इसकी कोई आकृति नहीं है। आकार ही नहीं तो क्रिस्टलीय आकार का है। क्रिस्टलीय मैंने कोई आकार नहीं, क्रिस्टलीय मैंने क्या चीज? कोई आकार नहीं है कि नहीं। क्रिस्टलीय नहीं होता है, इसमें निश्चित आकार होता है, इसलिए क्रिस्टलीय नहीं होता है ना। अब देख लीजिए, अब बताइए, जब आप नमक को आसानी से घोल दिए, इसका मतलब कि गल गया। नमक क्या हो गया? गल गया। तो इसका द्रव्यनांक क्या है? कम है, तबे ना गल गया। अरे घुलने की शक्ति इसमें कम है, माने तुरंत भर में घुल जाता है, द्रव्यनांक कम है कि नहीं। इसको जल्दी से उबालिएगा तो जल्दी से उबल जाएगा, तो क्वथनांक इसका क्या है? कम है ना। ये कमे टेम्परेचर में जल्दी मन ये हो जाता है, यानी कि कह सकते हैं कि इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होता है। उच्च होने का मतलब क्या है? तुरंत भर में क्या हो गया? घुल गया, है कि नहीं। और इसमें समय लगेगा, इसमें क्या लगेगा? समय लगेगा। तो समय जब लगेगा तो इसका मतलब कि इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या है? निम्न है। इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या है? निम्न है। तो लिखेंगे कि इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च है, तुरंत हो जाता है। द्रव्यनांक एवं क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। इसीलिए तुरंत भर में क्या हो गया? गल गया। तुरंत भर में क्या हो गया? उबल गया। लेकिन इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है? निम्न होता है। इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या है? निम्न है। इसका द्रव्यनांक एवं क्वथनांक क्या है? निम्न है। अरे निम्न है तभी ना इसको गलने में समय ज्यादा लग रहा है। इसको पिघलने में समय क्या लग रहा है? ज्यादा। ये क्या हो रहा है? इसको ज्यादा समय लग रहा है। कब ज्यादा समय लगेगा? जब निम्न रहेगा तब ना ज्यादा समय लगेगा। तो समझ में आ गया ना कि इसका द्रव्यनांक एवं क्वथनांक क्या होता है? निम्न होता है। आपको कितना अंतर लगभग पढ़ा दिए? 9 अंतर। आप देख लीजिए, आपको अगर क्वेश्चन आएगा कि आयनिक बंधन और सहसंयोजक में 5 अंतर लिखिए, हम आपको कै गो बताए हैं? 9 गो। तो नहीं लिखा जाएगा 5 गो? तो आपने समझ लिया आयनिक बंधन और सहसंयोजक बंधन के बीच में अंतर। अब देख लीजिए, प्रकृति में जो धातु होता है वह 2 अवस्था में पाया जाता है। प्रकृति में धातु कितनी अवस्था में पाया जाता है? 2 अवस्था में पाया जाता है। 2 अवस्था के मतलब क्या हो गया? एक हो गया संयुक्त अवस्था में। संयुक्त अवस्था के मतलब है कि वह किसी न किसी के साथ में रहेगा, है कि नहीं। वह बॉडीगार्ड लेके चलेगा, वाई श्रेणी का सुरक्षा रहेगा या जेड श्रेणी का सुरक्षा रहेगा, यानी कि वह अकेले घूम ही नहीं सकता है। जब घूमेगा तो संयुक्त अवस्था में होगा, 2 4 के साथ है। जैसे नई बहुरिया कैसे घूमती है? 2 4 के साथ है कि नहीं। लेकिन वही बहुरिया पुरानी हो जाती है तो 2 4 के साथ घूमती है? नहीं घूमती है। फिर वो अकेले घूमने लगती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग, है ना, स्वतंत्र अवस्था, या उसी को बोलते हैं हम लोग मुक्त अवस्था। तो प्रकृति में जो धातु होते हैं वह कितने अवस्थाओं में पाए जाते हैं? 2 अवस्थाओं में। जैसे आप लोग समझ लीजिए, अभी आप लोगों ने देखा था धातु के बारे में। जैसे देखिए, हम लोग इसको क्रियाशील धातु के तौर पर देखेंगे कि सबसे ज्यादा अधिक अभिक्रिया कौन करता है? पोटेशियम। इसलिए पोटेशियम को क्या करते हैं? सबसे
ऊपर लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा कि पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब जो ऊपर से नीचे तक हम जो क्रम बना रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा। एल्युमिनियम है कि नहीं, ऐसे काहे हो गया, एल्युमिनियम है ना, जस्ता लोहा है कि नहीं, जस्ता है, लोहा है, टीना है, सीसा है। पीबी मीन्स क्या होता है, शीशा है। फिर देख लीजिए कि यहाँ पर हाइड्रोजन लिखे हैं और हाइड्रोजन के लिखने चलती देखिए क्या लिखे हैं, कॉपर। क्या लिखती हैं, कॉपर। इसके बाद क्या लिखे हैं, पारा। एजी मीन्स क्या होता है, पारा। और एजी मीन्स क्या होता है, सिल्वर मतलब चांदी। और उसके बाद प्लेटिनम। और तब लिखे हैं यहाँ एयू। ये क्रियाशीलता के आधार पर लिखे हैं। जो सबसे ऊपर है जल्दी अभिक्रिया करेगा, जो सबसे नीचे है वो अभिक्रिया नहीं करेगा। इसमें आप बहुत ध्यान से समझिएगा। यहां से लेकर के यहां तक जो तत्व हैं वो संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। किस अवस्था में पाए जाते हैं, संयुक्त अवस्था में। संयुक्त अवस्था में बोले तो यह किसी न किसी के साथ होगा, संयुक्त अवस्था में। इसलिए देखते हैं ना, लोहा वोहा को पानी के साथ कर दीजिएगा तो जंग लग जाएगा। क्या लग जाएगा, जंग लग जाएगा। का है, यह तुरंत भर में रिएक्शन करता है। इन लोग क्या करता है, किसी से तुरंत भर में रिएक्शन कर लेता है, समझे कि नहीं। इन लोग क्या करता है, तुरंत भर में किसी से रिएक्शन कर लेता है। और इन लोग जो है ना, यहां से यहां तक यह जल्दी किसी से रिएक्शन नहीं करता है। इसलिए देखिएगा, पानी उन्हीं से सोना चांदी सब जल्दी रिएक्शन नहीं करेगा, इसलिए सब पर कोई जंग तंग ये सब नहीं लगेगा, समझे कि नहीं। इसलिए सोना उना के देखते हैं आभूषण बनाए जाते हैं, पानी में नहाइए धोइए कुछ कीजिएगा तो उस पर जंग नहीं लगेगा। चांदी उंदी है तो उस पर जंग नहीं लगेगा, तांबा उंबा सब जल्दी जंग नहीं लगता है। यानी कि ये सब जो होते हैं ना, ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। ये किसी से जल्दी रिएक्शन नहीं करते हैं, इनको कोई खास किसी से मतलब नहीं होता है। तो इसको लिखेंगे कि ये मुक्त या स्वतंत्र अवस्था में होते हैं। किस अवस्था में होते हैं, मुक्त या स्वतंत्र अवस्था में। ये क्या होते हैं, संयुक्त अवस्था में, माने किसी न किसी के साथ ये रहेंगे। ये होते हैं संयुक्त अवस्था में, होते हैं मुक्त या स्वतंत्र अवस्था में। आ रहा है बात समझ में? तो आप देख सकते हैं पोटेशियम से लेकर के सीसा तक जितने भी हैं तत्व, ये सब के सब जल्दी से अभिक्रियाशील, सबसे तेजी से अभिक्रियाशील करने में लगेंगे। अब इसे लोहा में और पोटेशियम में सबसे ज्यादा कौन अभिक्रिया करेगा जल्दी से, पोटेशियम कर लेगा, सीधी सी बात है। जो सबसे ऊपर है वो क्रियाशील ज्यादा है, जो सबसे नीचे है वो क्रियाशील कम है कि नहीं। ये सब आपको किसी के साथ मिलेंगे नहीं, ये अपने आप अकेले रहेंगे। लेकिन ये लोगों की प्राप्ति जो है आपको किसी न किसी के साथ होगा, है कि नहीं। इन लोग किसी के साथ आपको दिखाई नहीं देंगे, समझे कि नहीं है। तो ये हो गया आपका माने संयुक्त अवस्था, और इसको कहेंगे हम लोग मुक्त अवस्था। जैसे आप अगर किसी चीज को खानिएगा ना, जैसे लोहा है, एल्युमिनियम है, जस्ता है, तो ये सबके अयस्क की प्राप्ति होगी। अयस्क का मतलब होता है कि वो किसी न किसी के साथ मिलेगा और उसमें से आपको निकालना पड़ेगा। नहीं समझे मेरी बात को। जैसे मान लिया कि किसी चीज का ढेला मिल गया, उस ढेला को फोड़ फाड़ कीजिएगा, उसको साफ सुथरा कीजिएगा, तब आपको लोहा या एल्युमिनियम की प्राप्ति हो जाएगी, समझे कि नहीं। चूंकि यह स्वतंत्र नहीं है, यह संयुक्त है, किसी न किसी के साथ मिला हुआ है, उसमें से आपको निकालना पड़ेगा। जबकि ये सब जो है ना, सोना अगर मिला है तो सिर्फ सोना का ढेर मिल जाएगा, उसमें कुछ अलग से कोई चीज मिला हुआ नहीं रहेगा। आ गया समझ में? ये बातें समझ में आ गई? तो बस इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो अभी अब आपको हम बता रहे हैं, उस पर गौर कीजिएगा। हम बता रहे हैं कि प्रकृति में धातु कितने अवस्थाओं में पाए जाते हैं, 2 अवस्था में। कौन कौन सा अवस्था में? पहली अवस्था हो गया संयुक्त अवस्था, और दूसरी अवस्था हो गया क्या चीज, स्वतंत्र अवस्था। समझ में आ गई बात है? तो इसी चीज को लिख रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं तो ध्यान दीजिए। ये धातु है, तो धातु कितनी अवस्थाओं में पाए जाते हैं, 2। एक हो गया इसका संयुक्त अवस्था, एक क्या हो गया, संयुक्त अवस्था में। अब देख लीजिए संयुक्त अवस्था में, और एक हो गया क्या चीज, मुक्त या स्वतंत्र अवस्था में। मुक्त भी बोल सकते हैं या स्वतंत्र भी बोल सकते हैं, स्वतंत्र अवस्था में। गप मत कीजिए, मुक्त या स्वतंत्र अवस्था में। अब आपसे कोई पूछेगा कि संयुक्त अवस्था में कौन कौन से पाए जाते हैं, तो क्या बोलिएगा, पोटेशियम, क्या बोलिएगा, कैल्शियम, क्या बोलिएगा, मैग्नीशियम, क्या बोलिएगा, एल्युमिनियम, क्या बोलिएगा, जस्ता, क्या बोलिएगा, लोहा, क्या बोलिएगा, टीन, क्या बोलिएगा, सीसा। समझ में आ गई बात? ये नहीं कोई बोलिएगा के, सी ए, एम जी, ऐसे नहीं बोलना है, नाम बोलना है इसका पूरा पूरा। हम शॉर्ट में भले लिख दिए हैं,
लेकिन आप लोग कैसे बोलिएगा? पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये नहीं कि बोलिएगा के, Ca, Mg, ये सब नहीं चलता है, पूरा पूरा नाम लेना है, समझे? तो संयुक्त अवस्था में कौन कौन से पाए जाते हैं? पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फास्फोरस, सस्टेनिक और कोलंबक, है कि नहीं? तो ये सब क्या है? स्वतंत्र संयुक्त अवस्था में है। वही अगर हम लोग मुक्त अवस्था की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉपर, पारा, चांदी, प्लेटिनम, सोना, है ना? ये नहीं कहिएगा कि Cu, Ag, है ना, Ag, ये सब Ag और तेजी नहीं चलेगा वहां पे, उसको नाम भर धरिए, क्या धरिए? नाम पकड़िए, समझे कि नहीं? तो ये सब पाए जाते हैं, और ये सब जब भी पाए जाएंगे तो ये सब आपको मिलेंगे धरती के अंदर में, उनको हमको खान करके निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा? खान करके। खाना में समझना है, कोड़ना, खाना मीन्स कोड़ना। तो खानने की ही चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? खनिज। क्या बोलते हैं? खनिज। तब हम लोग खनिज पढ़ लीजिए, क्या पढ़ लीजिए? खनिज। तो आपसे कोई पूछेगा कि खनिज किसे कहते हैं, तो पृथ्वी की परत में विद्यमान, है कि नहीं? भाषा में नहीं लिखेगा, और क्या लिखेगा कि मैंने पृथ्वी के खान के, है ना? तो समझाने के दृष्टिकोण से बता दिए कि जिसको खान करके निकाला जाए खनिज कहलाता है। इधर देखो ना, खान, खान से खनिज, है ना? तो जिसको खान करके निकाला जाता है, पृथ्वी के परत में विद्यमान धातु युक्त पदार्थ को खनिज कहते हैं, समझे कि नहीं? तो क्या लिखेगा परिभाषा? पृथ्वी के परत में विद्यमान, पृथ्वी के परत में विद्यमान क्या चीज? धातु युक्त पदार्थ को। क्या चीज? धातु युक्त पदार्थ को। धातु युक्त पदार्थ को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। आ रहा है समझ में? अब धातु के नीचे है, पृथ्वी की परत में है, तो पृथ्वी की परत में है तो अपने अपने ना निकलने लगेगा, है ना? कि 10 महीना हुआ निकल गया काहे कोई करते हुए, ऐसा तो होगा नहीं। उसको आपको निकालना पड़ेगा, है कि नहीं? उसको आपको निकालना पड़ेगा, तो इसी को कहते हैं खनिज। तो इसीलिए तो हम शॉर्ट में बताया कि जिसको खान करके निकाला जाए उसको क्या कहेंगे? खनिज। लेकिन इस बात को समझिए, देखिए, अगर आप निकाल रहे हैं, जैसे मान के चलिए कि हम लोहा निकाल रहे हैं या कोई अन्य चीज निकाल रहे हैं, अब निकाल रहे हैं तो हमको निकाले तो निकालने में खर्च हो गया ज्यादा, खर्च हो गया ज्यादा, अब माल निकला कम, तो उसको निकालने में फायदा है? तो उसको हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। हमको जिसमें अगर खर्चा लग जाए 1 रुपया, अब आमदनी हो 98, खर्चा 1 रुपया, अब आमदनी 98 हो, तो उसको निकालने की जरूरत नहीं है। साइंस कहता है कि इसको मत निकालिए। किसको निकालिए? कि जिसमें खर्च हो 98 और लाभ हो ज्यादा, माने रुपया, समझे कि नहीं? तो अयस्क किसको कहेंगे? जो कम खर्च में आसानी से प्राप्त हो जाए, उसको हम लोग खनिजे है वो भी, लेकिन अब उसको अयस्क कहेंगे। काहे? खर्चा कम लगा, लाभ ज्यादा हुआ, तब उसको अयस्क कहेंगे, समझे कि नहीं? तो अब अयस्क की परिभाषा समझ लीजिए। अयस्क की परिभाषा क्या है? तो अयस्क भी एक प्रकार का खनिज ही है, लेकिन कैसा खनिज है? तो वैसा खनिज जिसको कम खर्च में आसानी से प्राप्त किया जा सके, जिसको ज्यादा खर्च में, है ना, आसानी से नहीं बल्कि मेहनत से प्राप्त किया जाए, उसको कुछो ना कहेंगे, उसको छोड़ दीजिए धरती के अंदर में, समझे कि नहीं? उसको निकालने की भी जरूरत नहीं है। तो अयस्क की क्या परिभाषा दीजिएगा? आपसे पूछा जाएगा अयस्क किसे कहते हैं, तो लिखिएगा वैसा खनिज, वैसा खनिज, समझ में आ रही है बात? जिसको कम खर्च में, जिसको कम खर्च में, कम खर्च पर आसानी से, है कि नहीं, निकाल सके, आसानी से निकाल सके, उसे क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। आया समझ में? उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अयस्क कह सकते हैं। जैसे देखिए, अब यहां पे बात है, अयस्क
क्या है, वह खनिज है। तो यानी कि खनिज तो वहां 2-3 गो है, माने खनिज जो है से अंदर में ऐसा भी तो है, 2-3 गो नहीं, माने ऐसा भी तो खनिज है जिसमें पैसा ज्यादा लग रहा है, लेकिन हमको उससे प्राप्ति कम पैसा का हो रहा है। तो वो खनिज को भले हम निकाले नहीं, लेकिन है तो खनिज ना वो। और वह खनिज जिसमें पैसा कम लगा निकालने में, आमदनी ज्यादा हुआ और आसानी से निकल गया, तो उसको हम लोग क्या बोल दिए, अयस्क। तो आप देखिएगा पृथ्वी के अंदर में, पृथ्वी की परत में जितना भी चीज है सबको क्या कहेंगे, हम लोग खनिज कहेंगे। सबको क्या कहेंगे, खनिज। तो इस हिसाब से अयस्क क्या है, खनिज है। इसलिए तो लिखे कि वैसा खनिज, यह भी खनिज है। तो अब यहाँ पे बताइए, क्या सभी के सभी अयस्क खनिज है कि नहीं है? तो हाँ है, एकदम सब के सब अयस्क क्या है, खनिज है। लेकिन क्या सभी के सभी खनिज अयस्क हैं? नहीं है। सभी के सभी खनिज क्या है, अयस्क नहीं है। अयस्क वही है जिसको कम खर्च में आसानी से प्राप्त कर सके। आगे समझ में? तो ये क्वेश्चन आता है, इसलिए हम इसको नोट में लिखवा दे रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना? इसलिए हम इसको नोट में लिखा देते हैं कि सभी अयस्क खनिज होते हैं। सभी अयस्क क्या होते हैं, खनिज। सभी अयस्क खनिज होते हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। सभी के सभी अयस्क क्या होते हैं, खनिज होते हैं। परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। परंतु सभी अयस्क खनिज नहीं होते हैं। सभी अयस्क सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। सभी खनिज, ओहो, सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। अयस्क नहीं होते हैं, है ना। जिसमें खर्चा रुपया आमदनी अठन्नी, तो वो भैया अयस्क नहीं है। अयस्क वही है जिसमें खर्चा अठन्नी आमद रुपया, है ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अयस्क। तो आप कहिएगा क्या चीज, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, वो अयस्क नहीं है ना। आमदनी रुपया खर्चा अठन्नी अयस्क है। आ गया समझ में? वह क्या है, अयस्क है। नई परिभाषा ऑफ बिट्टू सर, खनिज एंड अयस्क। आ गया समझ में ना? तो खनिज क्या हो गया, पृथ्वी के परत पर विद्यमान जो धातु है वह सबका सब क्या कहलाएगा, खनिज। धातु जो है, धातु युक्त पदार्थ क्या है, खनिज है। लेकिन जिसको आसानी से प्राप्त किया जा सकता है उसमें कम खर्चा में, उसी को अयस्क कहेंगे। तो अगर हम बात करें तो ये वाला को अगर अयस्क बोल दें, बढ़का को हम लोग खनिज बोल दें, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि अयस्क भी खनिजे के अंदर में आ जाता है कि नहीं। अब इसमें तो भैया अंदर में तो वैसा भी है जहां से निकाले खूब ढेर सारा, हमको निकालने ही में ज्यादा खर्चा लग गया और उससे कम अयस्क की प्राप्ति हुई, तो वह भैया उसको मत निकालिए। साइंस कहता है कि उसको निकालने की जरूरत नहीं है, पृथ्वी के अंदर ही दबे रहने दीजिए। समझे कि नहीं? समझ में आ रही है बात? आप उसी चीज की प्राप्ति कीजिए, उसी चीज को बाहर निकालिए जिसमें से खर्चा कम में आसानी से निकल जाए, है ना। और उसको अगर मार्केट में लाएं तो ज्यादा पैसा हमको दे, है ना, पूरा जो है से आमदनी उससे बढ़ने लगे, तो वही हम लोग निकालिए, उसी को हम लोग अयस्क कहेंगे। क्लियर हो गया भैया? कुछ अयस्क का नाम याद रखिए, जैसे लोहा, लोहा के कौन कौन से अयस्क हैं? तो लोहा के आपको देखिएगा, लोहा के 4 अयस्क होते हैं। लोहा के कितने अयस्क होते हैं? 4। यानी कि लोहा की प्राप्ति उन्हीं अयस्कों से हो सकती है। कैसे, देखिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। हम यहीं पे थोड़ा सा चर्चा इसको कर देते हैं शॉर्ट करके। देखिए ध्यान से, इस बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है तो फिर से बोलिएगा, फिर समझा देंगे। लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं है कि समझ में नहीं आई, तो आधा ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं अब, है कि नहीं? अब देख लीजिए यहाँ पे, अब आपसे इसमें क्वेश्चन आता है कि, है ना, लोहा के अयस्क कौन कौन से होते हैं? इसको ध्यान से समझिए। लोहा के अयस्क, तो लोहा के कितने अयस्क होते हैं? 4।
सबसे पहला जो है इसका अयस्क में आ जाता है जिसका नाम है मैग्नेटाइट, है ना। ऐसे इसका समझ लीजिए महल से, याद रखिएगा महल से, भूत देखे महल से याद रखिएगा, महल से, महल से, तो महल से कुछ भी हो सकता है, महल से रानी को देखे, महल से अपने वाले को देख लीजिए, तो महल से मूल रूप से याद रखिएगा। तो म से हो गया क्या चीज, मैग्नेटाइट, इसका पहला अगस्त हो गया क्या चीज, मैग्नेटाइट। दूसरा अयस्क हो गया देखिए ह से हो गया हेमेटाइट, है ना। तो दूसरा हो गया इसका हेमेटाइट, हेमेटाइट। और तीसरा देख लीजिए ल से, तो ल से हो गया हाँ लिग्नाइट, क्या हो गया लिग्नाइट या लिमोनाइट, है ना, दोनों कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, लिमोनाइट या लिग्नाइट, है कि नहीं। और चौथा हो गया महल, महल से तीन हो गया, महल से हो गया, और से हो गया सीडेराइट, से क्या हो गया सीडेराइट। तो आपको क्वेश्चन आता है कैसे, मैग्नेटाइट किसका अयस्क है, तो लोहा का। हेमेटाइट किसका अयस्क है, लोहा का। लिमोनाइट किसका अयस्क है, लोहा का। सीडेराइट किसका अयस्क है, लोहा का अयस्क है। अब सभी अयस्क किसके हैं, लोहा से, सभी से लोहा की प्राप्ति की जा सकती है, सभी अयस्कों से किसकी प्राप्ति की जा सकती है, लोहा का। लेकिन सबसे ज्यादा लोहा किससे प्राप्ति होगा, सबसे ज्यादा मात्रा में किससे प्राप्ति होगा, मैग्नेटाइट से। सबसे ज्यादा किससे प्राप्ति होगा, मैग्नेटाइट से। लेकिन इसकी मात्रा ही बहुत कम है, इसकी मात्रा क्या है, बहुत कम है। इसीलिए सबसे ज्यादा लोहा की प्राप्ति हम लोग किससे करते हैं, हेमेटाइट से। ये पर्याप्त मात्रा में है, आसानी से और कम खर्च में ये निकल जाता है, इसीलिए हम लोग लोहा की प्राप्ति किससे करते हैं, हेमेटाइट से। इन लोगों के से लोहा की प्राप्ति होती है, लेकिन खर्च ज्यादा है, आसानी से नहीं, बल्कि बहुत मेहनत करना पड़ता है, लागत ज्यादा लग जाता है ना। और हमको आमदनी कम रहता है, तो इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है। हम बता भले दिए हैं कि भैया इन चारों से लोहा, ये सब लोहा के ही अयस्क हैं, ये सब किसके अयस्क हैं, लोहा के। लेकिन कम खर्च में आसानी से प्राप्त मैग्नेटाइट से हो सकता है, लेकिन इसकी मात्रा ही क्या है, कम है। इसलिए लोहा की प्राप्ति हम लोग ज्यादातर किससे करते हैं, हेमेटाइट से। तो सबसे अच्छा अयस्क इसमें से कौन है, तो मैग्नेटाइट। कौन है, मैग्नेटाइट। लेकिन इसकी मात्रा ही क्या है, काफी कम है ना। इसलिए हम लोग लोहा की प्राप्ति किस अयस्क से सबसे ज्यादा करते हैं, तो हेमेटाइट से करते हैं। आ गया समझ में, याद रहेगा। तो बताइए लोहा के कितने अयस्क होंगे, कौन कौन, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोटाइट और लिमोनाइट और सीडेराइट, है कि नहीं। ये चार लोहा के अयस्क हैं। उसी प्रकार से देखिए एल्युमिनियम के अयस्क को देख लीजिए, ये सब याद रखिएगा। एल्युमिनियम के अयस्क, एल्युमिनियम के अयस्क के बारे में जान लीजिए, कौन कौन है एल्युमिनियम के अयस्क। तो एल्युमिनियम की भी प्राप्ति है ना, आप कर सकते हैं बॉक्साइट से। किससे कर सकते हैं, बॉक्साइट से। देख रहे हैं, इसकी भी प्राप्ति किससे होती है, बॉक्साइट से। बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का। बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है। और किस चीज से प्राप्ति किया जा सकता है, तो क्रायोलाइट से। किससे, क्रायोलाइट से। इसकी प्राप्ति हम लोग कर सकते हैं क्रायोलाइट से। और क्या चीज से कर सकते हैं, तो इसकी प्राप्ति हम लोग कर सकते हैं कोरंडम से। किससे, कोरंडम से। यानी कि कोरंडम किसका अयस्क हुआ, एल्युमिनियम का। क्रायोलाइट किसका अयस्क हुआ, एल्युमिनियम का। बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का। समझे कि नहीं। तो ये सब ध्यान में रखिएगा। इसी तरह से सीसा के अयस्क बताइए, सीसा के बारे में बताइए, सीसा के अयस्क का चर्चा कीजिए। तो देखिए गैलेना, गैलेना से सीसा की प्राप्ति होती है, याद रखिएगा। गैलेना याद रहेगा कि नहीं। गैलेना जो है किसका है ना, गैलेना किसका अयस्क है, सीसा का। सोडियम, तो सोडियम तो आप लोग नमक से भी प्राप्त कर लेते हैं, बोलिए। तो सोडियम की प्राप्ति किससे होती है, तो सोडियम की प्राप्ति सोडियम क्लोराइड से भी होती है, बोरेक्स से भी होती है, और चिली साल्ट पीटर से भी होती है।
तो सोडियम के अयस्क कौन कौन हो सकते हैं? देखिए चिली साल्ट पीटर, चिली साल्ट पीटर किसका अयस्क है? सोडियम का, चिली साल्ट पीटर है ना। दूसरा जो देख लीजिए ध्यान से, और इसको इधर ले आइए, दूसरा देखिए, दूसरा देखिए चिली साल्ट पीटर बोले, इसके बाद देख लीजिए बोरेक्स भी बोले थे हम कि बोरेक्स किसका अयस्क है? सोडियम का। और तीसरा क्या बोले थे? सोडियम क्लोराइड। देखिए ये क्वेश्चन नहीं देगा, सोडियम क्लोराइड वाला नहीं देगा, क्योंकि आपको क्या पूछेगा कि सोडियम क्लोराइड किसका अयस्क है, एकरा में से आंसर दे सोडियम का। यहाँ तो सोडियम निकले है सोडियम क्लोराइड है कि नहीं, तो ये प्रश्न नहीं आएगा। आ जाएगा कि बोरेक्स किसका अयस्क है? तो सोडियम का। चिली साल्ट पीटर किसका अयस्क है? तो सोडियम का। आपको लिखना पड़ेगा, समझे कि नहीं? तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आपको क्वेश्चन कहाँ बनाने के लिए ये नहीं पूछेगा कि सोडियम क्लोराइड किसका अयस्क है, तो आराम से एकरे में से सोडियम लिख दीजिए, वो नहीं देगा, है कि नहीं? वो देगा चिली साल्ट पीटर किसका अयस्क है, तो सीधा लिखना होगा आपको सोडियम का। क्लियर हो गया? अब जैसे देखिए सोडियम अयस्क हो गया। जिंक, जिंक का अयस्क पढ़ लेते हैं, है कि नहीं? आपका क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि कैलेमाइन किसका अयस्क है, तो आपको बताना होगा कि जिंक का अयस्क है। क्या चीज नाम है इसका? कैलेमाइन। कैलेमाइन अयस्क है, और इसी अयस्क से हम लोग किसकी प्राप्ति करते हैं? जिंक की। किसकी प्राप्ति करते हैं? जिंक की। और जिंक किससे मिलता है? जिंकाइट से। तो आप कोई कभी प्रश्न नहीं देगा जिंकाइट वाला कि जिंकाइट किसका अयस्क है, क्योंकि सबको पता है कि जिंकाइट जिंक का अयस्क है कि नहीं? तो इसलिए दे देगा क्या चीज? कैलेमाइन किसका अयस्क है। आप सोच रहे कि लोहा के लिखें कि चांदी के लिखें कि हीरा के लिखें, है कि नहीं? तो आपको याद रहना चाहिए कि कैलेमाइन जिंक का अयस्क है। किसका अयस्क है? जिंक का। आ गया समझ में? उसी हिसाब से दे देगा पारा। पारा की प्राप्ति किस अयस्क से आप कर सकते हैं, तो आपको लिखना होगा सीने बार। किससे? सीने बार। तो सीने बार किसका अयस्क है? पारा का। सीने बार किसका अयस्क है? पारा का। क्लियर हो गए? सीने बार किसका अयस्क है? पारा का। समझ में आ रही है बात? मजा आ रहा है पढ़ने में? अब हम लोग देखेंगे अयस्क का प्रकार। क्या देख लेंगे? अयस्क का प्रकार। तो अब अगला टॉपिक होगा अयस्क का प्रकार। अयस्क का प्रकार, ध्यान से समझिए, अयस्क का प्रकार। तो देख लीजिए अयस्क जो है करीब करीब 5 प्रकार का होगा। कितना प्रकार का होगा? 5 प्रकार का। देखिए ध्यान से, जैसे जैसे होगा वैसे वैसे लिखते हैं। अयस्क के सभी प्रकारों को देखिए। सबसे पहला जो प्रकार होगा उसको बोलेंगे ऑक्साइड अयस्क। क्या बोलेंगे? ऑक्साइड अयस्क। ध्यान समझिएगा, ऑक्साइड अयस्क। दूसरा जो अयस्क होगा उसको बोलेंगे सल्फाइड अयस्क। क्या बोलेंगे? सल्फाइड अयस्क। अब देख लीजिए तीसरा अयस्क। तीसरा जो अयस्क होगा उसको बोलते हैं कार्बोनेट अयस्क। क्या बोलते हैं? कार्बोनेट अयस्क। कार्बोनेट अयस्क। इसके बाद देख लीजिए चौथा जो अयस्क होगा उसको बोलते हैं हैलाइड अयस्क। क्या बोलते हैं? हैलाइड अयस्क। हैलाइड अयस्क। और पांचवा जो अयस्क होगा उसको बोलते हैं फॉस्फेट अयस्क। क्या बोलते हैं? फॉस्फेट अयस्क। फॉस्फेट अयस्क। तो आपको पूछेगा कि अयस्क कितना प्रकार के? 5। कौन कौन? ऑक्साइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क, हैलाइड अयस्क, फॉस्फेट अयस्क। बारी बारी से सबको देखिए ध्यान से, ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो, है कि नहीं? सबको ध्यान से समझिए। देखिए ऑक्साइड अयस्क किसको कहेंगे? तो वैसा अयस्क जिसके अंत में ऑक्साइड लगा हुआ हो, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ हो, ओ लिखा हुआ हो। क्या जी? जिसके अंतिम में ओ लगा हुआ रहेगा उसी को ना ऑक्साइड कहेंगे।
तो लिखिए वैसा ऑक्साइड, देखिए इसका कैसे हम परिभाषा बना रहे हैं, वैसा अयस्क जिसके अंत में क्या लगा हुआ रहे, ओ, क्या लगा हुआ रहे, ओ हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्साइड अयस्क कहेंगे। जैसे समझिए बात को, एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे Al2O3 है कि नहीं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एल्युमिनियम ऑक्साइड कहेंगे कि नहीं कहेंगे। तो देखिए तो ये क्या हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड कौन सा अयस्क हो गया, है ना, तो ऑक्साइड अयस्क हो गया। ऐसे भी आप पहचानिए कि इसमें क्या लगा हुआ है, ओ लगा हुआ है। फेरस ऑक्साइड Fe2O3, ये सब कौन से ऑक्साइड है, तो ऑक्साइड अयस्क है, सीधी सी बात है, Fe2O3। या लिखा हुआ है ZnO, जिंक ऑक्साइड है कि नहीं। या आप पढ़ रहे हैं फेरिक ऑक्साइड Fe3O4, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। या आप पढ़ रहे हैं CuO, ये सब के सब में आप देखिएगा ओ जुड़ा हुआ है, तो ओ है, इसके अंत में क्या है, ओ है, तो उसको कौन सा अयस्क कहिएगा, ऑक्साइड अयस्क। क्लियर हो गए, इसको क्या कहिएगा, ऑक्साइड अयस्क। और सल्फाइड अयस्क किसे कहेंगे, तो वैसा अयस्क जिसके अंत में सल्फाइड लगा हुआ हो, यानी कि एस लगा हुआ हो, है ना। क्या लिखेंगे कि वैसा अयस्क जिसके अंत में क्या लगा हुआ हो, सल्फाइड हो, क्या हो, सल्फाइड हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सल्फाइड अयस्क। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, HGS पारा सल्फाइड है कि नहीं, HGS, एस लग गया तो ई सल्फाइड अयस्क हो गया। हम लोग कहते हैं PbS, तो ये क्या हो गया, सल्फाइड अयस्क। ZnS क्या हो गया, सल्फाइड अयस्क। काहे इसको सल्फाइड अयस्क कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंत में क्या लगा हुआ है, एस। या कहते हैं फेरस सल्फाइड FeS2, तो क्या हो गया, सल्फाइड अयस्क। क्या हो गया, सल्फाइड अयस्क। CuS2 कॉपर का सल्फाइड है ये, है ना, तो इसको क्या कहेंगे, सल्फाइड अयस्क। समझ में आ रहा है बात। और कार्बोनेट अयस्क किसे कहेंगे, ये सब अयस्क का नाम लिख रहे हैं, है ना। और इससे देखिए, अब बताइए Al2O3 से किसकी प्राप्ति होगी, एल्युमिनियम की। Fe2O3 से किसकी प्राप्ति होगी, फेरस की, लोहा की प्राप्ति होगी। इससे जिंक की प्राप्ति होगी, लोहा की प्राप्ति होगी, कॉपर की प्राप्ति होगी। इस अयस्क से किसकी प्राप्ति होगी, पारा का, सीसा का, जिंक का, लोहा का, कॉपर का, इससे प्राप्ति होगा, उसका अयस्क है ये। और उस अयस्क में से जिस धातु की प्राप्ति करेंगे वह मेरा धातु हो जाएगा। समझे कि नहीं। तो धातु की प्राप्ति कैसे होती है, अयस्क से। क्या सभी धातुओं का, नहीं, वैसे धातुओं का जो, यहां से देखिए ध्यान से, ये सब धातुओं का, ऊपर वाले का, नीचे वाला तो मुक्त अवस्था में रहता है, ये तो डायरेक्ट मिलेगा, ये अयस्क साथ नहीं मिलेगा। समझे कि नहीं। सोना मिल रहा तो सोना के खान होता है, चांदी के खान हो सकता है कि नहीं, लेकिन लोहा के खान नहीं देखिएगा। लोहा का मिलेगा लेकिन वह किसी न किसी अयस्क से साथ में मिलेगा, उसको निकालना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा। आ गया समझ में। अब उसी प्रकार से कार्बोनेट अयस्क, कार्बोनेट अयस्क जिसके अंतिम में कार्बोनेट लगा हुआ है, CO3 लगा हुआ हो, तो वैसा अयस्क जिसके अंत में CO3 लगा हुआ है, वैसा अयस्क जिसके अंत में क्या लगा हुआ हो, CO3 हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए ZnCO3, जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट अयस्क से किसकी प्राप्ति होगी, जिंक की प्राप्ति होगी। और क्या चीज की प्राप्ति होगी, आ रहा समझ में ना। जिसके साथ CO3 लगेगा तो जो आगे धातु लिखा हुआ रहेगा उसी चीज की प्राप्ति हम लोग कर सकते हैं उससे। FeCO3, इसमें बताइए क्या चीज की प्राप्ति होगी, Fe की प्राप्ति होगी, लोहा की। इस अयस्क से किसकी प्राप्ति होगी, लोहा की। कैल्शियम कार्बोनेट से किसकी प्राप्ति होगी, कैल्शियम की प्राप्ति होगी। आ रहा है समझ में। अगर हम लोग बात करें MgCO3, तो इससे क्या चीज की प्राप्ति होगी, मैग्नीशियम की प्राप्ति होगी। आ रहा है समझ में। अब देख लीजिए हैलाइड अयस्क। हैलाइड अयस्क किसको कहेंगे, तो जिसके अंत में फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड है कि नहीं,
और है ना एंस्टेटाइड लगा हुआ हो, है कि नहीं, 80 एंस्टेटाइन लगा हुआ हो, तो ये सब क्या है, ये सब जो है से हैलाइड अयस्क होते हैं। हैलाइड अयस्क 5 है ना, कितना 5, कौन कौन, जैसे एफ जिसके अंत में एफ है, फ्लोराइड है ना, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड है ना, ये सब लगा हुआ हो तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हैलाइड ग्रुप कहेंगे। क्या कहेंगे, हैलाइड ग्रुप में। तो इसको कैसे लिखेंगे, जिसके अंत में हैलाइड ग्रुप लगा हुआ हो, जिसके अंत में क्या लगा हुआ हो, हैलाइड ग्रुप। तो हैलाइड ग्रुप क्या गो होता है, 5 गो हैलाइड ग्रुप लगा हो, हैलाइड ग्रुप हो जिसके अंत में क्या हो, हैलाइड ग्रुप हो। हैलाइड ग्रुप की संख्या कितनी है, 5। अगर किसी के अंत में भी ये 5 लग गया, 5 में से कोई एक लग गया तो वह हो जाएगा हैलाइड ग्रुप। जैसे तो कहते हैं सिल्वर आयोडाइड, AgI है कि नहीं। अब हम लोग कहते हैं Na सोडियम क्लोराइड, तो NaCl है कि नहीं, या हम लोग कहते हैं AgCl, ये सब जितने भी हैं ये सब हैलाइड अयस्क हो जाएंगे। कौन से अयस्क हो जाएंगे, हैलाइड अयस्क। ये सब क्या हो जाएंगे, हैलाइड अयस्क। उसके बाद देख लीजिए फॉस्फेट अयस्क किसको कहेंगे, जिसके अंत में फॉस्फेट लगा हुआ यानी कि PO4 लगा हुआ हो, जिसके अंत में क्या लगा हुआ हो, PO4, तो उसको हम लोग कहेंगे फॉस्फेट अयस्क। तो लिख देते हैं जिसके अंत में फॉस्फेट बोले तो PO4 हो, क्या हो, PO4। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, जैसे कहते हैं ना कि CaPO4 का होल 2, CaPO4 का होल 2 कैल्शियम फॉस्फेट। तो ये इससे हम लोग कैल्शियम की प्राप्ति करेंगे। तो ये कौन सा अयस्क हो गया, तो फॉस्फाइड अयस्क, फॉस्फाइड नहीं फॉस्फेट अयस्क हो गया। फॉस्फाइड अयस्क नहीं, फॉस्फेट अयस्क। कौन चीज, फॉस्फेट अयस्क। तो अयस्क कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। कौन कौन, ऑक्साइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क, हैलाइड अयस्क और फॉस्फेट अयस्क। आ गया समझ में ना। और इन सभी चीजों से हम लोगों को धातु की प्राप्ति होती है। इन अयस्कों से हम लोगों को जिसके साथ जो लगा हुआ है उन सभी से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। कम खर्च में अगर आसानी से प्राप्त हो जाए तो उससे आप लोग उसको अयस्क को निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत है। अब देख लीजिए, जैसे इस सब को निकालने के लिए याद रखिएगा, धातुओं को निकालने के लिए हम लोगों को कुछ कर्म करना पड़ेगा, है कि नहीं। अब देख लीजिए कैसे कर्म करने पड़ेंगे। तो जो कर्म आप लोग कीजिएगा धातु को प्राप्त करने के लिए, जैसे जो कर्म कांड कीजिएगा, जैसे आदमी को स्वर्ग में ले जाने के लिए कर्म कांड करते हैं ना, 12 दिन के बाद 13वीं कर देते हैं ना उसका, तो 13वीं करते हैं तो उसके लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। उसी प्रकार से इन अयस्कों से धातु को प्राप्त करने के लिए आप उसको क्या करते हैं, धातु प्राप्त करने के लिए जो उपाय कर रहे हो, जो भी उपाय करिएगा तबे ना धातु की प्राप्ति होगी। तो धातु की प्राप्ति करना ही क्या कहलाता है, धातु कर्म। क्या कहलाता है, धातु कर्म कहते हैं। अयस्क से धातु प्राप्त करना या धातु और शोधन करना क्या कहलाता है, धातु कर्म। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं धातु कर्म के बारे में। धातु कर्म क्या पढ़ लेंगे, धातु कर्म। धातु कर्म किसे कहेंगे, धातु कर्म, धातु कर्म, धातु कर्म है ना। धातु कर्म किसे कहेंगे, तो लिखेंगे अयस्क से धातु प्राप्त करना एवं शोधन करना क्या कहलाता है, धातु कर्म कहलाता है। समझे कि नहीं, धातु निकालना होगा ना। तो चलिए धातु प्राप्त करते हैं। किससे धातु की प्राप्ति करेंगे, अयस्क से। किससे, अयस्क से। भैया अयस्कवे में धातु मिलल है। जैसे आप देखिएगा, आप समझिए इस मैटर को, आपको कोई चीज की प्राप्ति करना होता है। जैसे आप सरसों की प्राप्ति तेल की प्राप्ति करते हैं। सरसों का कैसे प्राप्ति करते हैं, तो सरसों का पौधा उपजाते हैं, फिर उसका सही समय पर कटाई कर लेते हैं, फिर उसको छील छाल देते हैं, तब उससे सरसों निकालते हैं। उसको फिर आप लोग कहाँ ले जाते हैं, मशीन में, मिल में ले जाते हैं, और तब वहां उसकी पेरैया होती है, तब उससे क्या निकलता है, घानी से तेल निकलता है। तो तेल की प्राप्ति हम लोग किए कि नहीं, उससे किए।
तो तेल की प्राप्ति ऐसी थोड़ी होता है कि कहीं तेल का कारखाना निकल गया ऊपर में गए डुबकी लगाए निकाल के चलाए, ऐसा नहीं होता है। जैसे चावल की प्राप्ति, जो भात आप लोग खाते हैं, चावल खाते हैं, भात भात जिसको कहते हैं, कैसे तैयार होता है? तो भैया वो का डायरेक्ट कहीं है खान इसका है कि कोड़ काट के निकाल के लेके चला है, नहीं, उसके लिए आपको फसल लगाना पड़ेगा, उसका देख रेख करना पड़ेगा, है ना, सिंचाई करना पड़ेगा, खाद छींटना पड़ेगा, फिर कुछ दिन के बाद समय देना पड़ेगा, समय के साथ वह चावल का खेती तैयार होगा, फिर उसको कटैया होगा, फिर उसको धुनैया होगा, जिसको कहते हैं कि मैंने अनाज को अलग कर लिया, फिर उसमें से छिलका हटाना होगा, छिलका हट गया तो फिर उसको चुन चान करके हम लोग चावल फ्रेश बनाते हैं और तब उसको पकाते हैं, तब भात का निर्माण होता है। तो ये सब क्या है, एक तरह से समझिए कि वो धातु निकला, धातु निकला कौन? चावल, और उसको निकालने के लिए कितना उपाय किया आप लोग। तो भैया अयस्क उसी तरह से है, अयस्क में धातु मिला हुआ है, अब उसको आपको निकालना होगा, उसको क्या करना होगा? शोधना होगा। उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? धातु कर्म। तो लिखेंगे अयस्क से धातु प्राप्त करना, अयस्क से धातु, हिलाइएगा ना, हिल गया क्या? अयस्क से धातु प्राप्त करना एवं और क्या करना है ना, शोधन करने की प्रक्रिया को, शोधन करने की प्रक्रिया को शोधन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं, धातु कर्म कहते हैं। आ गया समझ में? क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। तो धातु कर्म तो यह है, उस धातु को जब निकालने जाएगा तो उसमें गैंग निकलेगा। गैंग किसको कहेंगे? तो धातु के अयस्क में उपस्थित बालू के कण, राख के कण, छाई के कण रहता है ना, गंदगी रहता है ना, तो जिसकी, जैसे देखिए अब इसको और बढ़िया समझिए, जैसे आप धान का खेती करते हैं, तो धान के खेती करते हैं तो धनवा के साथ साथ आपको अलग से घास उस नहीं निकल जाता है, आप उसको लगाने गए हैं तो नहीं लगाने गए, तो उसके साथ अवांछनीय पौधा उग गया कि नहीं? धान का पौधा हम लगाए, उसके साथ अपने अपने घास पात उग गया, जो हम नहीं लगाए थे अपने से उग गया है कि नहीं? तो वो क्या, कौन सा पौधा होगा? अवांछनीय पौधा होगा, जिसकी जरूरत नहीं है, अवांछनीय पौधा है। आप गए थे घास लगाने का फील्डवा में, तो घासवा कैसे जम गया? अपने से जम गया, तो अवांछनीय है, उसकी जरूरत हमको नहीं थी, अपने से उग गया, तो उसको बोलेंगे अवांछनीय। क्या बोलेंगे? अवांछनीय। तो उसी प्रकार से धातुओं के बीच में अशुद्धियां पाई जाती हैं, जिसकी जरूरत नहीं है, तो उसको कहेंगे अवांछनीय पदार्थ। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गैंग। रासायनिक भाषा में क्या बोलते हैं? गैंग। तो जानकारी प्राप्त कर लीजिए गैंग के बारे में कि गैंग क्या है। तो पृथ्वी को, है ना, पृथ्वी से अयस्क को निकालने पर, जब आप अयस्क को निकाल रहे हैं, तो पृथ्वी से अयस्क को निकालने पर उसमें मिला हुआ अवांछनीय पदार्थ, उसमें मिला हुआ क्या चीज? अवांछनीय पदार्थ। अवांछनीय पदार्थ के रूप में क्या होगा? बालू होगा, पत्थर होगा, कंकड़ होगा, मिट्टी के कण होगा, राख होगा, छाई होगा, उसी को क्या बोलेंगे? अवांछनीय पदार्थ। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गैंग। उसी को क्या बोलते हैं? गैंग। तो लिखेंगे, गैंग की परिभाषा पूछता है ना, कि किसे कहते हैं, तो लिखेंगे कि पृथ्वी से क्या चीज? पृथ्वी से अयस्क को निकालने पर, अयस्क को निकालने पर उसमें, है ना, मिला हुआ अवांछनीय पदार्थ। अवांछनीय पदार्थ मतलब बालू, पत्थर, कंकड़, मिट्टी के कण, है ना, राख, छाई, ETC, यही ना अवांछनीय पदार्थ हो गया जी। को क्या कहते हैं?
गैंग कहते हैं, को क्या कहते हैं? गैंग, गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। यानी कि किसी भी अयस्क में मिले हुए अवांछनीय पदार्थ को क्या कहा जाता है? गैंग। अवांछनीय पदार्थ को क्या कहते हैं? गैंग। क्लियर हो गया? अब देख लीजिए, आपको जैसे अभी हम लोग धान से धान की माने चावल की प्राप्ति किए, तो उसमें बहुत सारी विधियां हुई, है कि नहीं? तो अयस्क से अगर धातु प्राप्त कीजिएगा तो इसकी भी बहुत सारी विधियां हैं। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको इन गैंगों को हटाना होगा। क्या करना होगा? गैंग को हटाना होगा। इस हटाने की ही विधि को सांद्रण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सांद्रण। जब इस गैंग को हटाइएगा, गैंग बोले तो बालू पत्थर कंकड़ मिट्टी के कण राख छाई सबको अगर हटाइएगा तो इसी को हटाना क्या कहलाता है? सांद्रण। क्या कहलाता है? सांद्रण। तो अगला टॉपिक पढ़ेंगे अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण क्या पढ़ेंगे? अयस्क का सांद्रण। तो अयस्क का सांद्रण किसको कहेंगे? तो गैंग को अयस्क से अलग करना, गैंग को अयस्क से अलग करना। देखिए ध्यान से समझिए, गैंग को अयस्क से अलग करना अयस्क का सांद्रण कहलाता है। अयस्क का सांद्रण कहलाता है। अयस्क का सांद्रण कहलाता है। जब आप गैंग को, यानी कि गैंग किसको बोले? तो बालू पत्थर मिट्टी के कण को अगर आप धातु से अलग कर रहे हैं, है कि नहीं, उसको अलगे कर रहे हैं, तो इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? सांद्रण। अयस्क का क्या कहते हैं? सांद्रण। सांद्रण कैसे करिएगा? तो सांद्रण कीजिएगा या तो आप पानी में उसको घोल दीजिए, तब कुछ कण जो है से निकल जाएंगे बाहर, मिट्टी उट्टी के कण घुल जाएगा उसमें, है कि नहीं? तो इसके लिए आपको मैंने 2-3 काम करना पड़ेगा। एक कहते हैं भर्जन, एक कहते हैं निस्तापन। तो जरा सा हम लोग भर्जन निस्तापन को भी समझ लें। अच्छा, भर्जन और निस्तापन में क्या अंतर है, पहले इसको समझ लेते हैं। भर्जन निस्तापन ध्यान से समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। भर्जन निस्तापन में क्या होता है, देखिए समझिए ध्यान से। ऑक्साइड, जिसको ऑक्सीजन बोलते हैं हम लोग O2, या वायु की उपस्थिति में, ऑक्सीजन या वायु की उपस्थिति में जब आप अयस्क को क्या करते हैं? हीट करते हैं, गर्म करते हैं। क्या करते हैं? गर्म करते हैं। माने ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब अयस्क को, अब इतना वैसा अयस्क लीजिए कि इतना कि माने गले नहीं, वो इतना गर्म कीजिए कि गले नहीं, है ना? तो यानी कि उसके गलनांक से कम ताप पर जब आप माने गर्म कीजिएगा तो उसको कहते हैं भर्जन। भर्जन मीन्स क्या चीज? जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो तो उसको कहेंगे भर्जन, और जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं बल्कि उसकी अनुपस्थिति में अगर आप गर्म करते हैं तो उस क्रिया को कहेंगे निस्तापन। तो निस्तापन और भर्जन में यही अंतर है। क्या भाई? तो अगर आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो वो हो गया भर्जन, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो वो हो गया निस्तापन। आगे समझ में? उसको क्या बोलेंगे? निस्तापन। तो भर्जन निस्तापन में सिर्फ ऑक्सीजन का खेल है। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में कर दिए तो भर्जन, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कर दिए तो निस्तापन। क्लियर हो गया? तो अब इस चीज को लिख देते हैं। भर्जन की परिभाषा आपको कैसे दीजिएगा? तो ऑक्सीजन O2 या ऑक्सीजन लिख दीजिए ना, है कि नहीं? ऑक्सीजन है ना, या वायु भी कर सकते हैं, इसको ऑक्सीजन बोलिए, या वायु की उपस्थिति में है ना, वायु की उपस्थिति में अयस्क को
उसके, है ना, गलनांक से, उसके गलनांक से, उसके गलनांक से कम ताप तक गर्म करना पड़ता है। कम ताप पर क्या करना पड़ता है? गर्म करना। कम ताप पर गर्म करना, गर्म करना क्या कहलाता है? भर्जन कहलाता है, भर्जन कहलाता है। आ गया समझ में? जैसे देखिए यहां पे हम लोग क्या लिखे, कोई अयस्क लिखे, कोई अयस्क लिए, अब उसको इतना नहीं गर्म कर दीजिए कि अयस्क में गल जाए। अयस्क नहीं गलना चाहिए, है कि नहीं? उससे कम ताप हो, समझे कि नहीं? उससे कम ताप हो। और वायु की उपस्थिति में अगर गर्म कीजिएगा तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? भर्जन कहेंगे। लेकिन यहां देख लीजिए, वायु की अनुपस्थिति में, किसमें? वायु की अनुपस्थिति में, यहां पे वायु की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। अयस्क को उसके, है ना, गलनांक से, उसके गलनांक से, है ना, कम ताप तक गर्म करना। गलनांक से कम ताप तक गर्म करना, कम ताप तक गर्म करना क्या कहलाता है? निस्तापन कहलाता है। क्या कहलाता है? निस्तापन कहलाता है। क्या कहलाता है? निस्तापन कहलाता है। आया समझ में? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? निस्तापन कहेंगे। जैसे देखिए बहुत एग्जाम्पल से इसको समझिए और बढ़िया से। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, तो एग्जाम्पल में क्या है, जब आप जिंक सल्फाइड को, ZnS को ऑक्सीजन यहां जब करेंगे तो ऑक्सीजन होगा ही होगा, और इसको क्या करना है? गरम, यानी कि गरम करना है। तो गरम करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भर्जन। तो यहां पे आप भर्जन कीजिए। क्या कीजिए? भर्जन। तो जब इसको आप गर्म कीजिएगा तो देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा सर, ZnS प्लस O2 है, तो यहां से अब प्लस माइनस माइनस ये इसके साथ जुटेगा और क्या बना देगा? ZnO। क्या बना देगा? ZnO। इसमें से S ऑक्सीजन के साथ लेकर के क्या बना देगा? SO2। क्या बना देगा? SO2। तो यहां पर जो प्रक्रिया हुई, यहां पर जैसे ही SO2 बना, ZnO बना, यानी कि ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन की उपस्थिति हो गई। तो जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ZnS को गर्म किए हैं ना, तो इसको कहेंगे भर्जन करना। इसको क्या कहेंगे? भर्जन करना कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? भर्जित। आपने इसको क्या किया? भर्जित किया। यहां पे लिखेंगे कि हमने ZnS को भर्जित किया, और जैसे ही भर्जित का नाम आ गया तो आपको ऑक्सीजन ले लेना होगा। भर्जने का मतलब हो गया कि आपको ऑक्सीजन लेना होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में आपने ऐसा किया है। भर्जन का मतलब क्या? गर्म किए आप। किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। क्लियर हो गया? अब जैसे देख लीजिए, आपने लिया HgS, अब इसको आप भर्जित, जैसे कहे कि भर्जित कीजिए, तो मैंने ऑक्सीजन लीजिए और यहां पे क्या कीजिए? भर्जन कीजिए। तो भर्जन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? HgO के साथ चला जाएगा तो बना देगा HgO, और एगो S और मिलकर के बना देगा SO2। समझ में आ रही है बात? तो आपने HgS का भर्जन करके क्या प्राप्त किया? HgO की प्राप्ति किया। आपने ZnS का भर्जन करके क्या किया? ZnO की प्राप्ति किया, जिंक ऑक्साइड की प्राप्ति किया। समझे कि नहीं? पहले था जिंक सल्फाइड, उसको आपने भर्जित किया, तो आपने किसको? सल्फाइड अयस्क को न भर्जित किया है। तो इसमें हम आपको बताएंगे, समझे कि नहीं? तो इस बात को और समझिए ध्यान से। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को, थोड़ा सा इसे छोटा कर देते हैं। तो आपसे आपसे पूछा जाएगा कि अयस्क के 5 प्रकार आपने पढ़ा था। अयस्क कितने प्रकार पढ़ा था? 5 प्रकार। तो अयस्क के किन किन प्रकारों को भर्जित किया जाता है?
उसमें से कितने प्रकार ऐसे हैं जिसको आप भर्जित कीजिएगा पहले, अब भर्जित कर करके उसका ऑक्साइड की प्राप्ति कीजिएगा। तो इसको पहला कर दीजिए, तो इसको क्या कर देते हैं दूसरा। देखिए इसमें क्या है, इसमें आप इस बात को ध्यान समझिए, आप देखिएगा इसमें सल्फाइडे को ना हम बार बार ले रहे हैं। तो अयस्क के एक सल्फाइड प्रकार बताए थे कि नहीं बताए थे कि सल्फाइड अयस्क भी होता है। तो याद रखिएगा सल्फाइड अयस्क का भर्जन किया जाता है। भर्जन किसका किया जा सकता है? सल्फाइड अयस्क का। सल्फाइड अयस्क का हम लोग क्या करते हैं? भर्जन करते हैं। सल्फाइड अयस्क का भर्जन किया जाता है। अब ध्यान से समझिए कि सर इस सल्फाइड अयस्क को भर्जन क्यों करते हैं, ऑक्साइड अयस्क को क्यों नहीं करते हैं? तो देखिए ध्यान से, इसमें तो ऑलरेडी ऑक्सीजन मिला हुआ है। ये है क्या, कोई दिक्कत है क्या? चालू कर दीजिए पंखा, स्टार्ट कर लीजिए, दोनों तीनों चालू कर दीजिए सब। हाँ बस देखिए, अब यहां पे समझिए इसी को काहे भर्जित किए? तो भैया जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा उसी को ना भर्जित करेंगे। तो ऑलरेडी तो इसमें ऑक्सीजन है। ध्यान से बोलिए ना जी। देखिए ना यहाँ पे O3 O4 O ऑक्सीजन है ना जी। और जिसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन मिला है उसमें ऑक्साइड बनाने की क्या जरूरत है? ये तो ऑलरेडी ऑक्साइड है, ये है, तो इसको थोड़ी भर्जन करेंगे। क्या इसमें ऑक्सीजन आपको नहीं दिखाई दे रहा है? इसमें ऑक्सीजन आपको नहीं दिखाई दे रहा है? अब बताइए, क्या आपको ऑक्साइड अयस्क को भर्जन करने की जरूरत है? नहीं। क्या हमको कार्बोनेट अयस्क को भर्जन करने की जरूरत है? क्या हमको फॉस्फेट अयस्क को भर्जन करने की जरूरत है? ये तो हाइलाइट ग्रुप है, इसको छोड़ दीजिए। तो बच गया कौन चीज? सल्फाइड है ना। तो हमको भर्जित करने की जरूरत किसकी पड़ती है? सल्फाइड अयस्क की। इसीलिए हम देखिए यहाँ पे लिखे हैं, इसको समझने का चीज है, याद करने का चीज नहीं है, समझने का चीज है कि ऑक्साइड हमको तब बनाना है जब वह सल्फाइड अयस्क होगा। सल्फाइड अयस्क को भर्जित करके हम उस धातु का ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड, पारा ऑक्साइड। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? तो भर्जन इसीलिए किया जाता है ताकि वह ऑक्साइड बने। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे देखिए निस्तापन में हम लोग लिखे थे कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आपको गर्म करना है, वहां पे ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। मतलब हमने क्या कहा था कि जैसे जिंक कार्बोनेट है, तो जो भी ऑक्सीजन युक्त अयस्क होगा, यहां देखो ना, इस पर मुस्कुराओ ना जरा सा, तब ना अच्छा लगेगा कि हाँ भाई समझ रहे हैं तो मजा आ रहा है। यहां पे इस बात को समझिए, यहां पे देखिए जिंक कार्बोनेट है, यानी कि ऑलरेडी ऑक्सीजन मिला हुआ है। तो जिसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन मिला हुआ है तो उसमें और ऑक्सीजन लीजिएगा कि ऑक्सीजन हटाइए के गर्म कीजिएगा? निश्चित है कि ऑक्सीजन हटा, सुनिए ना ध्यान से, निश्चित है कि ऑक्सीजन हटाइए के गर्म करेंगे। मेरी बात को समझिए ना। आपको जी सर बोलने में आनंद आ रहा है, समझ रहे हैं? ये नहीं जी सर खाली बोल रहे, चिल्ला रहे हैं पागलों की तरह। अरे समझिए बात को जो हम बोल रहे हैं। सो यहाँ पे ऑलरेडी कार्बोनेट बोल रहे हैं तो ऑक्सीजन ऑलरेडी मिला हुआ है, तो उस यहाँ तो ऑक्सीजन ऑलरेडी है, ये है, तो इसमें ऑक्सीजन लेने की हमको जरूरत ही नहीं है। इसको सीधे तौर पर आप गर्म कर दीजिए। तो जब आप सीधे तौर पर गर्म करते हैं बिना ऑक्सीजन के, तो उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं निस्तापन। उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? निस्तापन। क्लियर हो गए? तो आपने ZnCO3 का क्या कर दिया? निस्तापन। आपने ZnCO3 का क्या कर दिया? निस्तापन। और निस्तापन करके क्या प्राप्त कर लिया? हमको तो ऑक्साइड बनाना था। तो यहां पर देखिएगा टूटेगा ना तो ZnO बना देगा। क्या बना देगा? ZnO। जिंक ऑक्साइड बन गया कि नहीं? क्या आपने यहाँ पे ऑक्सीजन लिया था? नहीं लिया। यहां भी देखिए ऑक्साइड बनाने के लिए आपने क्या लिया था? ऑक्सीजन। तो जब आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में कीजिएगा तो उस क्रिया को हम लोग भर्जन कहेंगे, और जब बिना उपस्थिति में ऑक्सीजन का लीजिएगा तो उसको निस्तापन कहेंगे। अब क्लियर हो गए? तो इसको क्या बोलेंगे? ZnO और प्लस साथ में क्या निकल जाएगा? CO2। इसी प्रकार से आप देखिएगा, आप जब कैल्शियम कार्बोनेट को आप गर्म करते हैं तो आप गर्म नहीं करते हैं, निस्तापन करते हैं। मतलब आप ऑक्सीजन के बिना इसको गर्म करते हैं। बिना ऑक्सीजन के बिना अगर करिएगा तो उसको निस्तापन, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में कीजिएगा तो इसको भर्जन कहेंगे। तो CaCO3 का निस्तापन कर दे तो क्या बना दिया? CaO प्लस CO2 बना दिया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब देख लीजिए निस्तापन किनका होगा, तो ध्यान से समझिए, इसके पिछले वाला में चलिए भैया। देखिए निस्तापन किनका होगा, तो निस्तापन इसमें सब में ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो निस्तापन इस अयस्क का होगा, ऑक्साइड अयस्क का होगा कि नहीं होगा? इसमें भी है ऑक्सीजन साथ में कार्बोनेट में, तो इसका भी निस्तापन होगा।
और इसका भी क्या हो जाएगा, निस्तापन हो जाएगा। तो आपसे कोई पूछेगा कि निस्तापन किसका होगा, तो ऑक्साइड अयस्क का, कार्बोनेट अयस्क का, फॉस्फेट अयस्क का। भर्जन किसका होगा, सल्फाइड अयस्क का। क्लियर हो गए? सल्फाइड अयस्क का और हेलाइड अयस्क का, दोनों का क्या हो सकता है, इसका हो सकता है आपको भर्जन, और इन तीनों का क्या हो सकता है, निस्तापन। निस्तापन का मतलब कि ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, तो इस समय तो ऑलरेडी है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, निस्तापन। क्लियर हो गया ना? ये समझने वाली बात है। तो इसको लिखेंगे कि ऑक्साइड अयस्क। दूसरा में देखिए ध्यान से, ऑक्साइड अयस्क, और किसका बोले थे, कार्बोनेट अयस्क, कार्बोनेट अयस्क, और क्या बोले थे, फॉस्फेट अयस्क, फॉस्फेट अयस्क। ऑक्साइड अयस्क क्यों बोले थे, इसमें ओ लगा हुआ। कार्बोनेट क्यों बोले थे, तो CO3, इसमें भी ओ आ गया। फॉस्फेट में भी आपको क्या आ गया, ओ आ गया। तो इसलिए इसका क्या होता है, निस्तापन होता है। कार्बोफॉस्फेट अयस्क को निस्तापित करते हैं। क्या करते हैं, निस्तापित करते हैं। अब आ गया समझ में? इसको क्या करते हैं, निस्तापित करते हैं। इसको क्या करते हैं, निस्तापित करते हैं। समझे कि नहीं? अब देख लीजिए ध्यान से, अगर इतना समझ में आ गया तो आगे बढ़ जाएं। अब इतना समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब जैसा पढ़ लेते हैं, गालक किसे कहते हैं, है ना भी? अच्छा आने दीजिए, जितना देर चलेगा उतना देर चलेगा, है कि नहीं? अब हम लोग पढ़ लेते हैं गालक। क्या घंटा हो गया हो? हाँ तो ठीक है, चला है। गालक कहेंगे, चलने दीजिए ना, जितना देर चले। गालक कहेंगे, या इसी को हम लोग बोलते हैं द्रावक, और इसी को अंग्रेजी में कहते हैं फ्लक्स, है ना? क्या है, ध्यान से समझिए इसको। जैसे देखिए, गालक किसे कहेंगे, तो गालक की परिभाषा है कि वैसा पदार्थ, देखिए ध्यान से, वैसा पदार्थ जिसे हम भर्जित करके, भर्जित कहिए या भर्जित अयस्क या निस्तापित अयस्क, भर्जित अयस्क या निस्तापित अयस्क, है ना, के साथ मिलाने पर, के साथ मिलाने पर, के साथ मिलाने पर उपस्थित अगलनीय पदार्थ, अगलनीय पदार्थ, जो वैसा पदार्थ है जो गल नहीं रहा है, वैसा पदार्थ जो घुल नहीं रहा है, अगलनीय पदार्थ को गलाकर, वो क्या करके, गलाकर, वो गलाकर अयस्क से, अयस्क से क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे गालक, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्रावक, या उसी को क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। जैसे देखिए, वैसा पदार्थ जिसे हम भर्जित अयस्क हो गया, जो अयस्क को हमने भर्जित किया या हम लोगों ने निस्तापित किया, दोनों में से कोई भी हो, और उसमें कुछ ऐसा भी पदार्थ मिला हुआ है जो गल नहीं रहा है, उसको क्या बोलेंगे, अगलनीय पदार्थ। तो उसके साथ हम लोग क्या करेंगे कि जब हम लोग अयस्क के साथ मिलाने पर उपस्थित अगलनीय पदार्थ को गला दिया गया, भैया हम ऐसा कुछ पदार्थ बनाएंगे, ऐसा कुछ पदार्थ लेंगे जो उसमें जाकर के क्या हो जाए, उनके साथ मैंने गल नहीं रहा था, लेकिन ऐसा कुछ पदार्थ डाल दिया जिसके वजह से वह क्या हो गया, गल गया, और गल करके उस अयस्क से बाहर हो गया, मैंने अशुद्धियां बाहर हो गई, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, गालक। उसी को क्या कहेंगे, गालक। आप देखिए ध्यान से, आप जब आटा वगैरह सानते हैं तो आपके हाथों में अटवा का लग जाता है कि नहीं लग जाता है, तो उसको कैसे छुड़ाते हैं, तो उसको छुड़ाने के लिए फिर से सूखल का आटवा लेते हैं, फिर से क्या लेते हैं, सूखल का आटवा, और तब जाकर कैसे कर दीजिएगा तो आराम से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा सर। तो आपने उसको छुड़ाने के लिए सूखा लिया कि नहीं लिया,
तो सूखा हुआ लिया तो क्या कर दिया, वो जो गीला हुआ आटा था, जो हमारे शरीर में सटा हुआ था, हाथ में सटा हुआ था, उसको हटाने के लिए, उसको गलाने के लिए हमने सूखा आटा का प्रयोग किया और उसको हम लोग क्या कर दिए, बाहर कर दिए कि नहीं कर दिए। तो वैसा ही कोई पदार्थ लेकर के अगर आप बाहर कर देते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, गालक। क्या कहते हैं, गालक। तो अब बताइए, अब जैसे हटा करके अलगे कर दिए तो क्या बना दिया, हमारा मैलवों को तो साथ लेके चला गया। तो वो धातु का क्या बन गया, मैल, धातु मल। क्या बन गया, धातु मल। क्या उसको बोलेंगे, धातु मल। तो अगला चीज पढ़ लीजिए, धातु मल क्या है। तो अगलनीय पदार्थ था, क्या था साथ में, अगलनीय पदार्थ। और उसको हम लोग किसी दूसरे के सहारे में हम लोग बदल दिए गलनीय पदार्थ में। तो अगलनीय पदार्थ बदल जाता है किसमें, गलनीय पदार्थ में। किसमें बदल जाता है, गलनीय पदार्थ में। ये क्या हो गया, बदल जाता है किसमें, गलनीय पदार्थ में। और इसमें हम लोग ले लिए जो पदार्थ को गला दिया, यानी कि वही सूखल का आंटवा ले